नमस्कार बच्चों। अर्थ एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिलेक्शन पोस्ट के क्वेश्चंस में 130 तक डिस्कस कर लिया था। उसके आगे आज कंटिन्यू करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 131। आज के सेशन में और लगातार सेशंस में जिस तरह आपने देखा, पर्पज ये है कि हर क्वेश्चंस को हम बहुत ड्राइव तरीके से देखें और उसमें ये देखें कि बेसिकली उसमें क्या और बेटर किया जाता है। कई बार हम किसी क्वेश्चन को देखते हैं और हमारे दिमाग में एक तरीका आता है, हम उसको सॉल्व करते हैं, यहाँ तक दिमाग ही नहीं जाता कि इसके और भी तरीके हो सकते हैं। ये जो क्लास हम आपको देते हैं इसमें पर्पज ये होता है कि सिर्फ सोल्यूशन कर लेना आपका उद्देश्य नहीं होता है। आपका पर्पज ये भी होता है कि आप इसका किन किन तरीकों से कर सकते हैं और उन तरीकों की क्या क्या कंडीशन है जिससे आप इसके सोल्यूशन को बेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी क्वेश्चन के 3 तरीके हैं। हो सकता है किसी पर्टिकुलर सिनेरियो में कोई तरीका आपका बेहतर काम करे और किसी पर्टिकुलर सिनेरियो में कोई दूसरा तरीका काम करे। साथ साथ हम इन चीज़ों की भी बात करेंगे कि किस सिनेरियो में किस तरीके से आप क्वेश्चन को करें ताकि वो आसान हो। अगर वो सिनेरियो नहीं बनेगा तो किस तरीके से आसान होगा। ये क्वेश्चंस के डिस्कशन के थ्रू ही आपको सिखाया जा सकता है। तो एक एक क्वेश्चन के डिस्कशन में आप इन चीज़ों को लगातार देखते जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन है, एक बैग में 5 रुपए 1 रुपए मूल्य के कुल 180 सिक्के हैं। बैग में 5 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। यदि सिक्कों का मूल्य 500 रुपए हो, टोटल जो वैल्यू है वो आपकी 500 रुपए है। आपको पता करना है कि आप बताएं कि कुल मिलाकर वहां पर 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी, ये आपसे पूछा गया। अगर आपसे 5 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछी तो पहला तरीका जो एक जनरली दिमाग में आता है, जनरल, वो हमारे दिमाग में ये आता है कि इस क्वेश्चन को करने के लिए हम यहाँ मान लेते हैं कि 5 रुपए वाले जो सिक्के हैं उनकी संख्या x है। क्योंकि कुल 180 सिक्के हैं, इससे हम ये भी कह पाएंगे कि 1 रुपए मूल्य वाले जो सिक्के हैं उनकी संख्या हो जाएगी 180 माइनस x। तो ये उनकी हो गई संख्या और ये उनकी वैल्यू ऑफ कॉइन है। टाइप ऑफ कॉइन के अकॉर्डिंग उनकी वैल्यू दी गई। ये आपकी टाइप ऑफ कॉइन आपको दिया गया है। इस कंडीशन में कुल मिलाकर हम देखेंगे कि टाइप ऑफ कॉइन हमारे पास 5 रुपए वाले x सिक्के दिस। अगर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो मूल्य हमें कुल मिलाकर 500 रुपए दिया गया है। अगर टोटल वैल्यू 500 रुपए दी गई है तो इन कंडीशन में हम कह सकते हैं कि 5 रुपीज इंटू एक्स प्लस 1 रुपए इंटू 180 माइनस एक्स, और टोटल जो मूल्य है वो आपका 500 रुपए दिया गया है। ठीक बात है। अगर यहां तक बात आपको एकदम क्लियर है तो इस कंडीशन में मैं कह सकता हूं कि ये आपका हो गया 5x, ये आपका होगा 180 और माइनस एक्स, दैट्स इक्वल टू 500 रुपीज। यहां पर ये आपके पास हो गया 4x। इसको आप उस तरफ ले जाएं तो आप जब 500 से 180 घटाएंगे तो बचा कितना, 320, 320। 4 से इसको डिवाइड किया, x बराबर आपके सामने 80 आया। ये वो जनरल तरीका है जो हाई स्कूल की क्लास करने के बाद 8th क्लास में बेसिक जो कंसेप्ट आप क्वेश्चन सीखते हैं उनको सीखने के बाद ये बात समझ में आती है कि हमने माना कि 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या x है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 रुपए वाले जो सिक्के आपके पास बचे उनकी संख्या हो गई 180 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल सिक्के जो हैं वो आपके 180 हैं। अगर टोटल सिक्के 180 हैं तो ऐसी कंडीशन में 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या x और ये मान लिया, कैलकुलेट कर लिया, आंसर भी आ गया, बात पूरी हो गई। लेकिन फिर मैंने जब इस क्लास की शुरुआत की तो कंसेप्ट ऑफ क्वेश्चंस क्या है, यहाँ पर मैं क्या सीखना है थीम, कि भाई हम इन क्वेश्चन के सोल्यूशन करके सिर्फ क्वेश्चन को निपटाना नहीं चाहते हैं। हमारा पर्पज है कि क्वेश्चन में और बेटर क्या किया जाता है। जैसे इसको अगर हम सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू देखें, जो ये आपने सीखना है क्योंकि क्वेश्चन आपको आना चाहिए। अब एग्जाम में या जब हम इस क्वेश्चन को करें तो क्या तरीका अपनाया जा सकता है। हम एक काम करें, एक बेस्ट तरीका देखिए ध्यान से, जो आपसे पूछा जाए उसका रिवर्स सोचिए। क्या सोचिए, मन ही मन में सोचेंगे आप। क्या, यदि सभी सिक्के, मैं बोल रहा हूं, मान लीजिए कि वो लैंग्वेज आप मन में सोच रहे हैं, सभी सिक्के 1 रुपए वाले होते तो मूल्य होता 180 गुणे 1 रुपए, 180 रुपए। बट हम ये पाते हैं कि जो मूल्य एग्जैक्टली आपका है वो आपका 500 रुपए है। जो मूल्य आपका एग्जैक्टली है वो कितना है, 500 रुपीज। अगर आप कह रहे हैं कि 180 होता अगर सभी सिक्के 1 रुपए वाले होते, बट मूल्य है कितना, एक्चुअल में 500, ये ज्यादा कितना है, तो आप कहेंगे ये ज्यादा है 320। और अगर ये 320 रुपए ज्यादा है तो क्यों ज्यादा है, इसका मतलब 1 रुपए वाले सारे सिक्के नहीं थे, कुछ सिक्के ऐसे भी थे जिनका मूल्य 5 रुपए था,
अगर उनका मूल्य 5 रुपए था तो 1 रुपए वाला एक सिक्के की जगह 5 रुपए वाला एक सिक्का लाइए, तो उस कंडीशन में 4 रुपए वृद्धि होगी। अगर 4 रुपए वृद्धि होगी तो 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, मतलब 320 रुपए बढ़ाने हैं। एक सिक्का 1 रुपए वाला हटे, 5 रुपए वाला आए तो 4 रुपए बढ़ रहा है। 2 सिक्के आएंगे तो 4 दुनिया 8। अगर हमें 320 रुपए एक्चुअल वैल्यू इंक्रीज करनी है, इसका मतलब सभी सिक्कों की वैल्यू अगर हम सभी 320 रुपए बढ़ाने हैं तो 4 से डिवाइड कर दें। 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा, इसका मतलब 80 टर्म को हमें 1 रुपए वाले सिक्के हटाकर 5 रुपए वाले रखने होंगे। फिर समझिएगा मैंने क्या किया, क्वेश्चन ने 5 रुपए वाले सिक्के पूछे थे। क्वेश्चन ने क्या पूछा था, 5 रुपए वाले सिक्के। क्वेश्चन ने अगर 5 रुपए वाले सिक्के पूछे तो हम क्या करें, यहां पर उसका रिवर्स सोच डालें। सभी सिक्के 1 रुपए वाले होते तो 180 रुपए टोटल बनने चाहिए थे, बट क्वेश्चन की एक्चुअल वैल्यू में हमें क्वेश्चन में बताया गया कि जो टोटल मूल्य है वो 500 रुपए है। अगर टोटल मूल्य 500 रुपए है तो कितने रुपए ज्यादा है, 320। इसका मतलब जो मैंने सोचा है, अज्यूम किया है, उससे 320 ज्यादा है। अब सोचिए, आपने सभी सिक्कों को 1 रुपए वाला सोच लिया। अगर एक सिक्का 1 रुपए वाला ना होकर 5 रुपए वाला होगा तो वैल्यू 4 रुपए बढ़ जाएगी। ठीक, अगर 1 रुपए वाले 2 सिक्के हटाकर 5 रुपए वाले 2 सिक्के रख लिए जाएंगे तो 4 4 8 रुपए बढ़ जाएगी। हमें कितनी बढ़ानी, 320। एक सिक्के को 1 रुपए की बजाय 5 रुपए में कन्वर्ट करने पर या होने पर 4 रुपए बढ़ रहा है, हमें 320 बढ़ाना है, डिवाइड कर दो। इसका मतलब 80 सिक्के 1 रुपए की बजाय 5 रुपए वाले हैं, मतलब 5 रुपए वाले 80 सिक्के हैं। ये इस क्वेश्चन का बेस्ट तरीका है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए या इससे रिलेटेड इस थीम पर क्वेश्चन आए तो इस तरह से क्वेश्चन को किया जा सकता है। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी और ये बात क्लियर होगी। अब हम बात करें, इस क्वेश्चन को किसी और तरीके से भी किया जा सकता है क्या? बिल्कुल किया जा सकता है। एक तरीका बनता है एलिगेशन का। हम इस क्वेश्चन को आगे, ये आप नोट कर लीजिएगा, हम इस क्वेश्चन को एलिगेशन की अप्रोच से भी कर सकते हैं। क्या एलिगेशन की अप्रोच हो सकती है? तो ध्यान देने का प्रयास कीजिए। जो हमारी एलिगेशन की अप्रोच हो सकती है वो ये हो सकती है कि हम देखें बाय एलिगेशन कंसेप्ट। ये तीसरा तरीका है। सलाह इस क्वेश्चन की, इस तरीके की सबसे ज्यादा है, बट हम एलिगेशन से भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को एलिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अटेम्प्ट करें तो एलिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अटेम्प्ट करने पर हमारा तरीका क्या होगा कि कुछ सिक्के जिनका मूल्य 1 रुपए है, कुछ सिक्के जिनका मूल्य 5 रुपए है, या 5 रुपए वाले पहले दिए, उनको पहले लिख लीजिए। कुछ सिक्के 5 रुपए मूल्य वाले हैं, कुछ सिक्के 1 रुपए मूल्य वाले हैं। ठीक, लेकिन सभी 180 सिक्कों का जो कुल मूल्य है वो 500 रुपए है। तो सभी सिक्कों का औसत मूल्य हो गया 500 डिवाइड बाई 180। यहां डिवाइड करें तो आपके सामने आएगा 25/9। अब आप यहां एलिगेशन का प्रयोग कर दीजिए। एलिगेशन का प्रयोग करते समय तरीका ये था कि सोल्यूशन आसान हो, इसलिए 9 फ्रैक्शन आ रही तो 9 का हर जगह मल्टीप्लाई कर दिया जाए जिससे ये आसान हो। यहाँ पर ये 9 से 9 कट जाएगा, 25 बचा, ये हुआ 45, 45 से जाएगा तो आया डिफरेंस 20 का। ये आपका 9, ये आपका 25, तो डिफरेंस आपका हो जाएगा 16 का। ठीक है, 16 9 25। अगर यहाँ का डिफरेंस यहाँ आया, इसका एलिगेशन का नियम, यहाँ का डिफरेंस यहाँ आया, यहाँ का डिफरेंस यहाँ आया, अगर ये डिफरेंस यहाँ पर कुल मिलाकर आया तो आपके पास स्थिति बनी कि ये भैया रेशियो जो है वो आपका 4:5 के अनुपात में है। मतलब वहाँ जो सिक्कों की संख्या है वो आपकी 4:5 के अनुपात में है। अगर सिक्कों की संख्या 4:5 के अनुपात में है तो यहाँ पर टोटल सिक्के देखा जाए तो 9 इक्वल्स टू, आपके सामने 180 सिक्के हैं, 1 इक्वल्स टू 20। आपसे कहा गया 5 रुपए वाले कितने सिक्के, तो 4 बराबर हमसे पूछा गया, 1 इक्वल्स टू 20 तो 4 इक्वल्स टू 80। ये भी तरीका हो सकता है, बट इस क्वेश्चन का बेस्ट तरीका मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस क्वेश्चन का जो बेस्ट तरीका है वो ये तरीका है। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं तो ये आपका इस क्वेश्चन का सबसे बेस्ट अप्रोच मानी जाएगी। ठीक, बात खत्म हो गई। आप विचार कर लीजिएगा, कोई दिक्कत समस्या हो तो आप पूछ सकते होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने प्रॉपरली इसको समय दे दिया है। अब इसको अच्छे से रिवाइज कर ले। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने। एक बाइक की कीमत 21% की वृद्धि होती है और बाद में 34% की कमी हो जाती है। पहले वृद्धि होती है फिर कमी होती है। 2 बार सक्सेसिव वृद्धि या कमी होने पर, 2 टाइम्स सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होने पर, अगर आपका 2 बार सक्सेसिव इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है तो उसकी फाइनल इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के लिए, शुद्ध परिवर्तन के लिए एक परसेंटेज में फॉर्मूला जस्टिफाई किया गया है। हमने आपको पढ़ाया है x + y/xy/100।
तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल, सभी परसेंटेज में रखे जाएंगे, वृद्धि वाले प्लस में और कमी वाले माइनस में, और जो रिजल्ट आएगा अगर वो पॉजिटिव आएगा तो वृद्धि मानी जाएगी, नेगेटिव आएगा तो कमी मानी जाएगी। तो यहाँ पर देखा जाए तो पहले 21% की वृद्धि तो ये हो गया 21, माइनस 34% की कमी तो ये आपका हो गया 34, प्लस 21 इंटू 34 अपॉन 100, ये नेगेटिव है। ठीक, इसको परसेंटेज के पॉइंट ऑफ सॉल्व किया जाएगा। यहां पर हम देखेंगे तो ये आपके सामने माइनस का 13% तो ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका 17 आया और ये आपका 50 हो गया। माइनस यहाँ आगे आया, 17 का मल्टीप्लाई 17 कम 17, रिमाइंडर बचा मतलब हासिल बचा 1, 17 दूनी 34 1 35, 351 डिवाइड बाई 17 हासिल 10 कैरी 1। अब यहाँ हुआ 50 से आपने इसको डिवाइड किया, यहाँ डेसिमल 0 हुआ। अब इसको डिवाइड करें तो 5 से 7 बार, 5 से 7 बार, 5 एकम 5 और 5 चौको 20, तो आपका ये हुआ 20 पॉइंट माइनस का, ये भी माइनस है 7 और 20.14% की कमी। तो आपने देखा वृद्धि होने से था, वृद्धि होने से था, कमी ये गलत हो गया, ये आपकी कमी हो गई, ये आपका हो गया आंसर नंबर डी। ठीक, कोई खास अप्रोक्सीमेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन अपनी संतुलित व्यवस्था में है। इसका कोई मल्टीपल अप्रोच भी मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें मल्टीपल अप्रोच की बेसिकली अगर बात की जाए तो मैं यही कहूंगा कि आपको इसमें मल्टीपल तरीकों की जरूरत ही नहीं है। ये क्वेश्चन इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट होता है, बात खत्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 133। करेक्ट, विश्वविद्यालय में 750 लोग हैं, महिला और पुरुष हैं, जिसमें 60% महिलाएं इंग्लिश पढ़ते हैं। द यूनिवर्सिटी हैज 750 फैकल्टी मेल एंड फीमेल ओनली, आउट ऑफ विच द फीमेल्स आर 60%। जो फीमेल्स की संख्या है 60% है। द एवरेज हाइट ऑफ फीमेल्स इज 162 सेंटीमीटर एंड दैट ऑफ मेल इज 168 सेंटीमीटर। जो फीमेल की हाइट है वो 60% है, सॉरी फीमेल की हाइट है 162% और मेल्स की हाइट है 168 सेंटीमीटर। कह रहा व्हाट द एवरेज हाइट ऑफ द फैकल्टी। ठीक, हम यहाँ सबसे पहले देखते हैं इसकी जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर मैं कहूँगा इसमें मल्टीपल तरीके बन सकते हैं। अभी हम इसके सबसे बेस्ट तरीके पे काम करेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहला तरीका 750 वहाँ फैकल्टी है, टोटल जो 750 लोग हैं, और अगर उन 750 लोगों में देखा जाए तो फीमेल्स और मेल की संख्या है, फीमेल्स की जो संख्या है वो आपकी 60% है और बचे हुए शेष मेल होंगे तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका 60% देखा जाए तो आपके सामने आ जाएगा 450 और बचे हुए 300 जो है वो आपके मेल हो गए। अब आपको बताया गया कि जो एवरेज है ये तो उनकी संख्या में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और अगर ये उनकी संख्या में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो आगे कहा गया जो एवरेज है वहां पर आपके पास जो एवरेज है वो एवरेज की स्थिति ये बताएगी कि देखो ऐसा है कि द एवरेज ऑफ फीमेल इज 162 सेंटीमीटर, इनका एवरेज है 162 सेंटीमीटर और इनका जो एवरेज है वो आपका है 168 सेंटीमीटर। एवरेज देखा जाए तो एवरेज ऑफ फीमेल्स इज 162 सेंटीमीटर हाइट एंड एवरेज ऑफ मेल्स 168 सेंटीमीटर। अगर हम इसका ओवरऑल औसत निकालें, इसलिए अगर हम जनरल पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं तो एवरेज ऑफ ऑल बराबर, तो आपके पास होगा सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाई टोटल नंबर। सम ऑफ ऑल में देखेंगे तो आपके सामने आएगा 168 इंटू 300 प्लस 450 ये लोग हैं इंटू 162, यहाँ तक पहुंचेंगे डिवाइड बाय टोटल उनकी संख्या, तो संख्या आपके पास है 750 750। ठीक, अब बात ये आती है कि अगर हम इसकी कैलकुलेशन बेसिकली करने लगेंगे तो हमें इसमें टाइम लगेगा और वो भी टाइम थोड़ा बहुत नहीं लगेगा, जरूरत से ज़्यादा लगेगा। ठीक, तो ये आपका यहाँ तक पहुँच गया। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो वो सिंपली सॉल्व भी हो जाएगी। जैसे यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए 25 हम कॉमन ले लें, 0 एलिमिनेट कर लें, इस तरह से डिफरेंट तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बट मैं फिर कहूँगा कि इस तरीके से अगर आप इस क्वेश्चन को प्लान कर रहे हैं तो इट विल टेक टाइम, ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई नहीं किया जाएगा, तो फिर क्या किया जाएगा, तो मैं ये हटा रहा हूँ। ये जनरल अप्रोच है जो आपको समझ में आ गई। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे किया जाता है। सबसे पहली बात तो एक दिमाग में दिमाग लगाइए अपने कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग कि भैया देखो ऐसा है
जो एवरेज होता है वो मिड वैल्यू से उसी तरफ भागता है जिस तरफ, मतलब उस तरफ होता है जिस तरफ लोगों की संख्या ज्यादा होती। तो यहां पर हमें देखता है कि यहां पर जो 750 लोग थे जिनमें महिलाओं की संख्या, वुमेन की संख्या 60% थी, जिसको भी हमने कैलकुलेट किया था 450, और ये आपके 300 मेल थे। इसका मतलब जो एवरेज है वो इस हाइट की तरफ भागेगा क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा है। हमें दिख रहा है कि जो महिलाओं का एवरेज है वो 162 है। इसका मतलब जो अगर हम इनका एवरेज देखें तो ये एवरेज है 168। इसका मतलब जो एवरेज होगा वो इनका मध्य वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस 6/2 3 मतलब 65, इनका मध्य वैल्यू होगा 165। 165 से पहले आएगा तो 162 तो हो नहीं सकता, 166 भी नहीं हो सकता। अब प्रॉब्लम कहाँ बच गई, यहाँ और यहाँ। 165 से कम आएगा, 162 से ज्यादा आएगा, ये समझिएगा ध्यान से। एवरेज अपनी मिड वैल्यू से, अगर इनके अलग अलग एवरेज दिए गए हैं तो एवरेज अपनी मिड वैल्यू से उस तरफ भागता है जिस तरफ लोगों की संख्या ज्यादा होगी। जिस तरफ लोगों की संख्या ज्यादा होगी एवरेज बेसिकली उधर उसी तरफ जाएगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, एवरेज उसी तरफ जाएगा जिस तरफ लोगों की संख्या ज्यादा होगी। समझ लो ध्यान से, बहुत काम की चीज बता रहा हूं। ये आपका 162 है, ये आपका 168 है, इनका मध्यमान हुआ 165। इसका मतलब ये महिलाएं हैं, महिलाएं हैं 450, तो एवरेज यहां आ जाएगा इससे इस तरफ। ठीक, अब इन दोनों के बीच में दो ऑप्शन है, नहीं तो मैं अभी तक आंसर टिक कर देता। बात समझ पाए, पहली बात। तो अब मुझे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा कि बेसिकली भाई हमारा काम इस लॉजिक से नहीं चला। ये लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है बट क्वेश्चन नहीं हो पाया। ठीक, तो अब कैसे करेंगे, अब देखो, अगर हम देखें तो वुमेन जो है उनका एवरेज 162 है और मेन जो है उनका एवरेज 168 है, उनका एवरेज 168 है। अब यहां पर हम देखेंगे कि मेन 60, ये वुमेन 60% है और ये मेन 40% है, तो 3:2, 60% 40%, ये उनकी संख्या का अनुपात है। यहाँ 750 का कोई काम नहीं, 60% ये है तो 40% ये है, कैलकुलेट किया तो 3:2 में आया। जब आपके सामने 3:2 में आ गई बात कि भाई 3:2 में उनकी व्यवस्था है, तो 3:2 में उनकी व्यवस्था के अनुसार कुल मिलाकर देखा जाए तो ये 3:2 की संख्या का अनुपात है। अब मैं याद दिलाता हूं आपको, एवरेज में एलिगेशन में रिवर्स कॉन्सेप्ट ध्यान देंगे, इनका सम 5, इनका डिफरेंस के बराबर होता है, बराबर 6, तो 1 = 1.2, तो 2 बराबर कितना होगा, तो 1 = 1.2, तो 2 = 2.4। अगर 2 = 2.4 है तो इसका मतलब एवरेज जो होगा वो इससे 2.4 ज्यादा होगा, क्योंकि मध्यमान इससे ज्यादा और इससे कम होना है। तो इसका इसका डिफरेंस 2.4 है, तो अगर 2.4 इससे ज्यादा करना है तो 164.4, इतना कैलकुलेट करके आंसर पाया जा सकता है। देखो टोटल कितने तरीके, 3 तरीके। पहला तरीका जनरल, दूसरा तरीका कंडीशन चेक करना, हमारा ऑप्शन से काम चले, दी बेस्ट नहीं चला तो हम एलिगेशन से इस तरीके से इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते थे। ठीक, बात खत्म हो जाती। बट अगर आप चाहें तो एक तरीका और भी अपनाया जा सकता है जो शायद आपको ज्यादा समझ में आ सकता है। वुमेन, मेन और ऑल, 60%, 40%, 3:2, टोटल 5, इनके एवरेज 162, इनका एवरेज 168 और सबका एवरेज पूछा गया, तो ए मानकर हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, और वो एवरेजिंग का नियम कहलाता है। इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो 162 × 3 प्लस 168 × 2 बराबर 5 × ए। तो ए इक्वल्स टू सॉल्व करेंगे तो 164.4 आ जाएगा। लेकिन मैं फिर आपको कह रहा हूं इस तरीके से फिर भी जल्दी नहीं आएगा। सबसे जल्दी आपका इस तरीके से एवरेज का ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई किया जा सकता है, इससे बेस्ट इस क्वेश्चन का तरीका नहीं हो सकता। ठीक, बाकी जो मैंने ऑप्शन में आपको बताया था कि मध्यमान उस तरफ जाएगा जिस तरह लोगों की संख्या ज्यादा होगी, अगर आप उस तरीके से क्वेश्चन करते हैं और ऑप्शन में आप फंसते नहीं है, मतलब ये यहाँ में फंस गए, तो उस कंडीशन में आपको और जल्दी उत्तर मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि उस रेंज में 2 ऑप्शन अवेलेबल थे तो हम वहां से आंसर नहीं कर पाए थे। अब आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे कंटिन्यू करते हैं। पर्पज वही कि आप एक ही क्वेश्चन में वो सारी बातों को सीखें जो आपके काम की है। ध्यान दीजिए, राम श्याम से 6 अंकों की संख्या दिस को विभाजित करने की जांच करने के लिए कहता है। श्याम ने बताया
कि भैया संख्या जो है वो 57 से डिविजल है, द नंबर इज डिविजल बाय 57। अब नंबर 57 से डिविजल, श्याम राम से पूछता है कि यदि हम संख्यों को आरोही क्रम में अरेंज करें, इफ वी अरेंज द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, अगर नंबर को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो उस कंडीशन में नंबर किससे डिविजिबल होगा? तो सिंपल सी बात, हम ये जानते हैं कि नंबर कुछ भी हो, हम जब नंबर को 57 से डिविजिबल पा रहे हैं तो संख्या 19 और 3 से डिविजिबल है। अगर संख्या के प्लेसेस को इधर उधर कर दिया जाएगा, 19 की डिविजिबिलिटी तो डिस्टर्ब हो जाएगी, लेकिन 3 की डिविजिबिलिटी क्योंकि सम ऑफ डिजिट पर डिपेंड करती है, 3 की विभाज्यता संख्या के अंकों के योग पर निर्भर करती है, इसलिए किसी भी स्थिति में 3 की विभाज्यता खत्म नहीं होगी, तो नंबर 3 से डिविजिबल होता ही रहेगा। तो आंसर हो गया सी। यहाँ कोई मल्टीपल तरीकों की बात नहीं, यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट ये कि डिविजिबिलिटी ऑफ 3 की विभाज्यता का नियम ये कहता है कि जो संख्या है उसके अंकों का योग यदि 3 से डिविजिबल है तो संख्या 3 से डिविजिबल होगी। जब हमने नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा तो नंबर अपनी डिजिट्स के सम को नहीं बदल पाएगा, जब नंबर अपनी सम ऑफ डिजिट को नहीं बदल पाएगा तो संख्या 3 से सदैव डिविजिबल होती रहेगी। दैट्स ऑल, बात कंप्लीट हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे कंटिन्यू करते हैं। एक चुनाव में डाले गए वैध मतों की संख्या 3,75,000 थी। उम्मीदवार ए ने वैध मतों का 48% प्राप्त किया, शेष वैध मत उम्मीदवार बी को प्राप्त हुए। उम्मीदवार बी ने कितने वैध मत प्राप्त किए से जीत गया? तो मैं कह रहा हूं देखो, टोटल जो आपके वैलिड वोट हैं वो आपको ये दिए गए हैं। अब जो आपका ए है वो 48% पाता है, जबकि जो बी है वो नेचुरली, अगर एक ने 48% पाए हैं तो दूसरे ने ऑटोमेटिकली 52% पाए होंगे। इस प्रकार ये कह पाना बहुत ही उचित है कि यहां पर कुल मिलाकर ये इससे 4% ज्यादा पाएगा। ऑफ व्हाट? ऑफ दिस। क्योंकि क्वेश्चन ने सिंपली आपसे पूछा है कि कौन जीतेगा और कितने नंबर से, तो 4% ऑफ दिस, इसलिए डिफरेंस जो आपका क्वेश्चन है वो आपका होगा 4% ऑफ 375,000। अब इसका 4% अगर हमें निकालना तो 1% होगा दिस 375,000 और इंटू 4। ठीक, तो आप कुल मिलाकर मल्टीप्लाई कर लेंगे जो कि आपके सामने आ जाएगा 0, 20, 2, 30, 3, 15, 15,000। तो कुल मिलाकर जो बी है वो इसे 15,000 से जीत गया। अब इस क्वेश्चन में अगर कहा जाए तो कोई मल्टीपल तरीका नहीं, एक टोटल वैल्यू है जिसको दो भागों में डिवाइड किया गया, एक ने ज़्यादा पाया एक ने कम पाया, जो ज़्यादा पाएगा वो जीत गया, जो कम पाएगा वो हार गया। अगर इस बात से आप सहमत हैं तो यही उनका डिफरेंस वैल्यू है, वही बी कितने से जीता, जितना उनका डिफरेंस है बी उतने ही मतों से सिंपली जीत रहा होगा, बात कंप्लीट होती है। तो इस क्वेश्चन में कोई मल्टीपल तरीका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। करेक्ट फल विक्रेता के पास 10 किलो सेब है और 5 किलो अंगूर है। 1 किलो सेब की कीमत 94.50 और 1 किलो अंगूर की कीमत 105 रुपए। उसने सारे सेब बेच दिए, फल विक्रेता की औसत राशि। अब इस क्वेश्चन में वही एवरेज वैल्यू व्यवस्था को लागू करने का प्रयास कीजिए, ध्यान देने का प्रयास करें। ये 10 किलो है, ये 5 किलो है, ठीक बात है। अगर इस बात से हम एग्री करते हैं तो 94 इनका रेट है और 105 इनका रेट है। इनका मध्य वैल्यू देखा जाए तो डिफरेंस लगभग अगर देखेंगे तो आपका 5.5 का 10.5 का है। इसका 10.5 का जब हम बीच वाली वैल्यू को प्लान करें तो बीच वाली वैल्यू आपके सामने आएगी, मान लीजिए इसमें 5 जोड़ते हैं 100 के आसपास, तो 100 से उस तरफ भागे मतलब इस तरफ भागेगा, तो 100 से तो कम आएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है और ये भी पॉसिबल नहीं। अब हमारे पास दो विकल्प हो गए, तो इनमें से वो किस तरफ सिचुएशन मूव करेगी ये आपसे कहा गया, ध्यान देने का प्रयास कीजिए, एलिगेशन का प्रयोग करिए। ये आपका 10 किलो तो 10 kg, ये आपका 5 kg, तो रेशियो देखेंगे तो आपके सामने आएगा 2:1। इतनी बात पूरी हुई। इसका रेट जो था, जो आपका पास सेब था उसका रेट था 94.5 kg और जो आपके पास अंगूर था उसका रेट था 105 रुपए किलो। हम जानते हैं कि इनका डिफरेंस इनके सम के बराबर होता है, इनका सम 3, इनका डिफरेंस दैट इज 10.5, 1 = 3.5।
अगर 1 इक्वल टू 3.5 है तो 1 इक्वल टू 3.5 आपको नजर आ गया, मतलब आपकी जो मध्य वैली वैल्यू है वो इससे 3.5 ज़्यादा होगी। जब 3.5 बढ़ाएंगे तो ये 98 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा बी नंबर। ठीक, तो ये इस क्वेश्चन का तरीका हो सकता है कि आप एलिगेशन का उपयोग कर लें। बाकी अगर आप इस क्वेश्चन को जनरल करना चाहते हैं तो एक तरीका ये भी है कि 10 किलो, 5 किलो, टोटल 15 किलो रेशियो बना लें एवरेज रेट के अकॉर्डिंग 2:1 इक्वल टू 3। इसका रेट आपके पास 94.5 है, इसका रेट आपके पास 105 है और इसका रेट आपसे पूछा गया। सॉल्व करेंगे तो एवरेजिंग का नियम लगाएंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उसके बाद x का मान मतलब 2 इंटू 94.5 और प्लस 1 इंटू 105 दैट्स इक्वल टू x इंटू 3। सॉल्व करेंगे तो जैसे हमने यहाँ सॉल्व किया, यहाँ सॉल्व करेंगे तो x का मान 98 निकला है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि क्वेश्चन के मल्टीपल तरीके होते हैं। हम जब किसी क्वेश्चन को सीख रहे हैं तो हमारा पर्पज ये है कि हम उसमें बेस्ट तरीका चुन लें कि भाई ये क्वेश्चन आएगा, और अगर यही सिचुएशन होगी, कोई नई परिस्थितियां नहीं होगी, तो हम इस क्वेश्चन को इस पर्टिकुलर तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 36 सॉल्व हुआ और 98 इसका उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला सवाल, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 17 घटा दिया जाए। अब यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है रेशियो प्रोपोर्शन का, तो अनुपात 11:14 हो जाता है। मतलब क्वेश्चन ने कहा एक नंबर है जो आपके 4:5 के अनुपात में, ये फर्स्ट वाला है, दिस इज द फर्स्ट वन एंड द सेकंड वन। एक नंबर है जो आपका 4:5 के अनुपात में है, अगर प्रत्येक संख्या से 17 घटा दिए, द 17 इज रिड्यूस्ड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर, तो संख्याएं 11:14 के अनुपात में हो जाती हैं। अब अगर हमने आपको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रिलेशन समझाया कि अगर प्रत्येक नंबर से एक ही जैसा नंबर घटाया जाए, हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रत्येक संख्या से एक जैसा सब्ट्रैक्ट किया गया, लेकिन एक्चुअल में घटता नजर नहीं आ रहा। जब हमें वर्टिकल डिफरेंस मतलब इक्वल घटाया गया हो लेकिन एग्जैक्टली हमको इक्वल घटता हुआ न नजर आए, जब हमसे इक्वल घटाने की बात की गई हो लेकिन एग्जैक्टली हमको इक्वल घटता हुआ न नजर आए, तो उसके लिए हम इनका डिफरेंस मान लो 3 है यहाँ और इसका डिफरेंस यहाँ 1 है, इसका मल्टीप्लाई नीचे वाले अनुपात में, इसका मल्टीप्लाई ऊपर वाले अनुपात में कर देते हैं, तो वर्टिकल डिफरेंस इक्वल घटता हुआ नजर आने लगता है। कहने का मतलब अगर आप सिंपली देखें तो आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12 रेशियो, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15, 1 का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे तो हो जाएगा 11 एंड 14 एज इट इज। अब हमें दिखा कि यहाँ से सब्ट्रैक्ट कितना हो रहा है, तो आपको पता चला 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे एक्चुअली सब्ट्रैक्ट हो रहा है 17, बट यहाँ अनुपातिक सब्ट्रैक्शन है -1 का, यहाँ अनुपातिक सब्ट्रैक्शन है -1 का, बट एक्चुअली सब्ट्रैक्ट 17 हो रहा है। मतलब हमने यहाँ सिंपली पाया कि यह जो -1 की वैल्यू है वो 17 के बराबर है, तो 1 इक्वल्स टू आपके पास 17 आ गया, ये आपके पास रेशियो कांस्टेंट आ गया। दोस्तों ये बहुत बेहतरीन तरीका है जब हमें वर्टिकल डिफरेंस इक्वल दिख रहा हो। अब इसकी डीप गहराई में जब आप रेशियो प्रोपोर्शन टॉपिक पढ़ते हैं वहां समझाने का मौका मिलता है, लेकिन यहाँ आप इसके कंक्लूजन का इस्तेमाल करिए। 1 इक्वल्स टू 17, तो आपका एक्चुअल नंबर पहले क्या था मूलतः वो आपको पता किया जा सकता है। मल्टीप्लाई करेंगे 17 दूनी 34, 3 और 17 कम 17, 3 204। यहाँ देखें मल्टीप्लाई 17 अपना 85, 5 8 कैरी और 17 कम 17 और 8 25 255, 15 17 10 10, तो आपका 255 है। अब कह रहा है यदि मूल संख्या में 20 जोड़ दिया जाए, तो अब की बात ये आती है कि आपके पास मूल संख्याएं जो हैं वो आपकी 204 एंड 255 हैं, इसमें 20 जोड़ दिया है, तो जब आप इसमें 20 जोड़ेंगे तो ये आपके पास 224 हो जाएगा और इसमें 20 जोड़ेंगे तो ये आपका 275 हो जाएगा। तो रेशियो आपके सामने आएगा 224 एंड 275, आंसर नंबर डी लगाओ। ठीक, तो ऐसे करते अब देखो, क्योंकि मुझे यहाँ समझाना है इसलिए इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज करके बताया गया। एज ए स्टूडेंट जब ये बात आपको समझ में आ जाती है तो आप बहुत कम लाइनों में इन चीज़ों का कंप्लीट सोल्यूशन दे सकते हैं और बहुत जल्दी आंसर तक पहुंच सकते हैं अगर आपने इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने 137 हो गया, बात पूरी हुई। आगे कंटिन्यू करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन 138 कह रहे एक दुकानदार ने मूंगफली को 64 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा और 80 रुपये में बेचा।
साथ साथ गलत बाटों का प्रयोग किया और 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम देता है, वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट, अगर आपसे कुल मिलाकर ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट की बात की गई है तो ऐसी कंडीशन हम सिंपली कहते हैं सीपी एंड द एसपी 64 रुपए प्रति किलोग्राम एंड 80 रुपए प्रति किलोग्राम। साथ साथ कम तौला, मतलब 800 ग्राम की कॉस्ट लगाई, कम तौल और 1000 ग्राम के पैसे ले लिए। अगर आपको याद आ रहा होगा तो मेरी बातें एकदम अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। 800 ग्राम की कॉस्ट लगाई और 1000 ग्राम के पैसे ले लिए। अगर इस बात से आप एग्री करते हैं तो इस कंडीशन में सिंपली पाऊंगा 1 2 1 2, यहां पर देखेंगे तो 8 से 10, ठीक, और उसके अलावा यहां से लिमिट करिए तो आपका होगा 16 और ये आपका 100 तो ये आपका होगा 25, तो 16:25, 5 आएगा 25 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा सीपी 16 यूनिट है तो हमारा एसपी 25 यूनिट है। अगर हमारा सीपी 16 यूनिट है तो हमारा एसपी 25 यूनिट है। क्वेश्चन ने हमसे पूछा कि व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। अगर हम प्रॉफिट परसेंट की बात करें तो प्रॉफिट कितने का है, 9 का, फ्रॉम 16 into 100। अब आती है बारी सॉल्व करने की। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 56.25%। वेरी कॉमन फ्रैक्शन है, अगर ध्यान देंगे तो याद आ रहा होगा कि इस तरह की चीज़ें ऑलरेडी कई बार हम लोगों ने क्लास में डिस्कस की हैं कि 9/16 का मान क्या होता है। बात क्लियर हो गई। वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आगे कंटिन्यू करते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, उसी आय का 30% वृद्धि हो जाती और अपने व्यय को 20% करता है। बहुत महत्वपूर्ण सवालों में से एक और बार बार आने वाले क्वेश्चंस में से एक है। ध्यान देने का प्रयास करें और इस क्वेश्चन को कैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं उन चीजों को हम आपको यहां समझाएंगे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ने बोला कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, उसकी इनकम उसका 60% खर्च करता है, 60%। तो इसका मतलब सिंपली बात है कि सेविंग उसकी बची हुई होगी। अगर हम इसको 10 मान लें तो ये हो गया 6 और ये हो गया 4। बात सही। इसका मतलब ये स्थिति हुई 3:2:5 की। मतलब अगर उसकी इनकम 5 है तो 3 आपका एक्सपेंसेस हो गया और ये आपकी सेविंग हो गई, और ये इनकम तो है ही, इस बात में कोई किसी तरह की कोई दो राय नहीं है। कुल मिलाकर देखेंगे तो आपको पता चलता है वह अपनी आय में 30% वृद्धि करता है। अपनी आय में 30% वृद्धि हो जाती है, ये आपको पता चला। यहाँ 30%। अब यहाँ एवरेजिंग बहुत गजब का काम करता है कि अगर आप एवरेजिंग का प्रयोग करें तो बहुत अच्छी इजीली पॉसिबल है। 30% वृद्धि हो जाती है, वह अपने व्यय में 20% की वृद्धि कर देता है। तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि हुई ये पूछा गया। तो यहाँ इंक्रीमेंट परसेंटेज x% मान लिया जाए। अब हम क्या करेंगे, सिंपल, इसका मल्टीप्लाई यहाँ तो ये आपके पास है 60% प्लस इसका मल्टीप्लाई यहाँ तो ये आपके पास है 2x% प्लस इसका मल्टीप्लाई यहाँ तो 150%। परसेंट एलिमिनेट हो जाएगा और हमें x का मान चाहिए, तो ये उधर जाएगा तो आपके पास 90 आएगा, ये 2x हो गया तो आपके पास x का मान 45 आएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का उत्तर 45% इंक्रीमेंट उसको महसूस होगा, किसमें, सेविंग्स में। मेरी बात आपको क्लियर हो गई। द नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से याद रखिएगा, इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो आप इस तरह से इसको डील करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 140, आपके सामने रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन, जिसमें आपसे चतुर्थ अनुपाती की 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन आपसे चाहता है थोड़ी कैलकुलेशन करें और उसके बाद उनका अनुपात बताएं। यहाँ कोई शॉर्टकट हो नहीं पाएगा। अगर आपको चतुर्थ अनुपाती नहीं क्लियर तो समझ लीजिए, 3 संख्याएं ए बी सी ऐसी हों और चौथी एक ऐसी संख्या हो जो उनके अनुपातिक व्यवस्था को मेंटेन कर ले। मतलब आपकी व्यवस्था A/B दैट्स इक्वल टू C/X, ये होता है चतुर्थ अनुपाती। मतलब यहाँ 3 संख्याएं दी गई हैं A, B, C और X उनका चतुर्थ अनुपाती है। इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि A/B इक्वल्स टू C/X, तो X इक्वल्स टू BC/A। ये आपके सामने चतुर्थ अनुपाती की व्यवस्था है। अगर यहाँ पर कुल मिला के चतुर्थ अनुपाती की ये व्यवस्था है तो इन दैट सिनेरियो आप देखिएगा इनका चतुर्थ अनुपाती जो है BC/A, मतलब ये होगा इसका चतुर्थ अनुपाती 56/63 और अपॉन A दैट इज 42। इसका चतुर्थ अनुपाती देखा जाए तो आपके सामने आएगा 273 इंटू 153 अपॉन 189। अब क्वेश्चन ने इनका आपसे अनुपात पूछा है, क्वेश्चन ने इनका आपसे अनुपात किया है। इसका चतुर्थ अनुपाती पता चल गया, इसका चतुर्थ अनुपाती पता चल गया। क्वेश्चन ने इनका हमसे अनुपात पूछा है। अब हम इसमें एलिमिनेट करना स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले सामने सामने नीचे नीचे एलिमिनेट हो सकता है,
या ऐसे कर लीजिए। यहाँ दिख रहा है 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, यहाँ देखिए 9 1 जा 9 और 9 7 जा 63। ठीक, अब 21 से 2 बार हो गया 42, यहाँ ध्यान देंगे तो ये आपका हो गया 14 डिवाइड के 28। ठीक, यहाँ तक कोई समस्या है नहीं। अब यहाँ देखिए ये आपका 3 से डिविजन है तो 3 से डिवाइड किया तो ये आपका 2 और ये 1 और 3 9 और 1। ठीक, अब यहाँ 7 से देखिए 7, ये आपका 13 और ये 7 से डिवाइड किया तो 28, तो ये आपका आ गया ठीक 2184। 84:2, 84 केवल एक ही विकल्प में है, वो है आंसर नंबर ए। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करें 23 से 91, 9 और 13 का 21, तो आपके सामने आ गया 222। हाँ, तो ये आपके सामने आ गया 84 एंड 221। कुल मिला के कंसेप्ट ये था कि इस प्रश्न में आपको ये पता होना चाहिए कि चतुर्थ अनुपाती बेसिकली क्या होता है। अगर ये बात आपको क्लियर है कि चतुर्थ अनुपाती क्या होता है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई समस्या नहीं आएगी। तो आज के सेशन के अनुसार हम लोगों ने यहाँ तक देखा और टोटल 10 सवाल डिस्कस किए। आज के सेशन को यहीं कंप्लीट करते हैं। मुझे लगता है कि आपने जिस पर्पज से हमने इस क्लास को रखा है कि आप क्वेश्चंस में सिर्फ ये ना सीखें कि उनको कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है, साथ साथ आप ये भी सीखें कि बेसिकली उनके क्या क्या डिफरेंट तरीके हो सकते हैं और उन तरीकों का चुनाव किस तरह किया जाता है। धीरे धीरे ये इम्प्रूवमेंट और बढ़ेगा अगर आप इस चीज़ों को फॉलो करते रहेंगे। जिन बच्चों का सिलेबस पूरा है उनके लिए तो इस क्लास अपने आप में रामबाण है। जो भी मैं आपको कंटेंट यहाँ प्रोवाइड करता जाता हूँ उसको आप फॉलो करते जाइए। लिटरली आपकी प्रिपरेशन इम्प्रूव होगी, आपको क्लास टाइम से मिल सके, चीज़ें मिस ना हो, इसलिए आप चैनल को जिस तरह से सब्सक्राइब एंड उसका बेल आइकन दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो क्लास आए उसमें किसी तरह का कुछ और आपकी क्वेरी हो, प्रॉब्लम हो या कुछ भी ऐसा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें या मुझे सीधे व्हाट्सअप करें। ठीक, थैंक यू, गुड ऑल ऑफ यू।